एवरीवन, सो कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे एंड अपने घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो चैनल के ऊपर ऑलरेडी 2 यूनिट्स की वीडियोस डल चुकी हैं, यूनिट 1 फ्यूज एंड यूनिट 2 आपका फेज रूल एंड प्लास्टिक्स। अब आ गए हैं हम यूनिट 3 पे। और हाँ, यूनिट 1 और यूनिट 2 के नोट्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इवन मिडसम्स के सोल्यूशन वगैरह सब कुछ एफएफटी की तरफ से प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो उनको प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और ढंग से सारे मटेरियल को देखना एंड पढ़ना, ठीक है। अब आज हम शुरू करेंगे यूनिट 3 वाटर को, ठीक है। वाटर को फटाफट से अपनी नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ जिससे कि हम फटफट से इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी, देखो इसके अंदर सबसे पहले आपकी सोर्सेज ऑफ वाटर। देखो इसके अंदर देखो कैसे डिवाइडेड है। मैं पहले ये बता देती हूँ कि हमने इसको जो आपका यूनिट 3 है उसको डिवाइड कैसे किया गया है। सबसे पहले आप पढ़ने वाले हो इसके अंदर 3 मेथड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्डनेस क्या होती है, सॉफ्टनेस क्या होती है। हार्डनेस और वाटर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या क्या है, कि किससे हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है या किससे हार्डनेस को डिटरमाइन किया जा सकता है। पहले वी विल बी डिटरमाइनिंग द हार्डनेस, देयर आफ्टर वी विल बी doing the internal and external methods, then some boiler problems and हाँ alkalinity, DTA method, ये सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। आपने एक्सपेरिमेंट्स आएंगे सब तक तो लिख ही लिए होंगे, फाइल में बनाई ली होगी, तो उसके अंदर जरूर देखा होगा कि वी हैव वन एक्सपेरिमेंट फॉर अल्कैलिनिटी एंड वन एक्सपेरिमेंट फॉर EDTA मेथड, ठीक है। तो वही एक्सपेरिमेंट इलेबोरेटेड है और वही एक्सपेरिमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे हम आज हम बॉयलर प्रॉब्लम्स तक एटलीस्ट कवर करेंगे। आई विल बी मेकिंग 2 पार्ट्स, सो दिस इन दिस पार्ट 1 विल बी कवरिंग टिल देयर। लेट्स सी। सबसे पहले बताइए कि सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। एक आती है आपकी रेन वाटर, ग्राउंड वाटर एंड आइस शेल्स। रेन वाटर का क्या मतलब है भाई? मतलब इसके अंदर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बस 3 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि रेन वाटर से हमें वाटर मिलता है, ग्राउंड वाटर एंड योर आइस शेल्स, जो आइस की मेल्टिंग से होती है, आइस बॉक्स की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब। यूनिक क्वालिटीज ऑफ प्योर वाटर। यूनिक क्वालिटीज ऑफ प्योर वाटर को एक जस्ट रीड दे देना। दिस इज नॉट अ टॉपिक बीइंग इंक्लूडेड। इसमें बस ये बताया है कि वाटर कितना डेंस होता है एयर से, जो डेंसिटी है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? आई होप रिमेंबर तो होगा ही। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। फिर आपका आता है कि वो जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का वो पोलर होता है और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दीज ऑल आर द थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री, ठीक है। अब मेन हम आ जाते हैं, द मेन जिस्ट, द मेन स्टार्ट ऑफ द यूनिट, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये हार्डनेस होती क्या है? सुना होगा हार्ड वाटर। व्हाट इज हार्ड वाटर एंड व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? द वाटर व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस लैदर विद सोप, यानी लैदर यानी जो झाग है वो प्रोड्यूस नहीं करता, दैट इज योर हार्ड वाटर। एंड सॉफ्ट वाटर इज विच प्रोड्यूसेस सम लैदर विद द सोप। लैदर आना था यहाँ पे, ER लगा लेना, ठीक है। अब किसकी प्रेजेंस से होती है? किसकी प्रेजेंस से होती है? इसकी डिपेंडेंसी के ऊपर ही हमने हार्डनेस को 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक होती है आपकी टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। दोनों का भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे होती इनकी वजह से जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के और जितने भी हेवी मेटल्स हैं, इनकी प्रेजेंस वाटर में होने की वजह से वाटर हार्ड हो जाता है। और क्या प्रोड्यूस करता है वो? लैदर प्रोड्यूस ना करके एक व्हाइट स्कम या मैं कहूँ एक प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है सोप के साथ। जो आपका स्कम होता है वो इनसॉल्युबल सोप्स होते हैं, किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। अब ये देखो मैंने भी बताया टेम्परेरी और परमानेंट में बांट सकते हैं। ये भी देखो टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को बहुत अच्छे से कर लेना 2.5 मार्क्स के हिसाब से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आता है ना 2.5 मार्क्स के, जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं आपके, उसके लिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस, या व्हाट इज टेम्पररी हार्डनेस, व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस विद एग्जांपल्स। तो देखो टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है? इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं बॉइलिंग से, ठीक है। किससे? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग। 2 पॉइंटर्स हो गए। फिर सेकंड है आपका परमानेंट हार्डनेस, जो किसकी वजह से होती है? क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, आयरन और जितने भी हेवी मेटल्स हैं। परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग, और इसको हम नॉन कार्बोनेट या नॉन अल्कलाइन हार्डनेस भी बोलते हैं। और जो आपकी टेम्पररी प्लस परमानेंट जो है, दैट टोटल मेक्स योर टोटल हार्डनेस। अभी जब हम आगे मेथड्स करेंगे टू डिटरमाइन दी हार्डनेस की कितनी हार्डनेस है वाटर के अंदर, उसके लिए वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट टेम्पररी प्लस परमानेंट इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस, ठीक है।
नाउ ऑल दो हार्डनेस ऑफ वॉट इज नेवर प्रेजेंस, अब ये सब आपका हार्डनेस कोई और इलाबोरेट करके लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हो। जो हार्डनेस है उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में डिटरमाइन करते हैं। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, हियर कम्स द क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में क्यों डिटरमाइन किया जाता है, इसके बेसिस पे 2 रीजंस बताओ। व्हेन आई रोट माय पेपर आई गॉट दिस क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बोनेट पे 2 पॉइंटर्स आपको देने थे, इट वाज अ 2.5 मार्क्स क्वेश्चन कि व्हाई कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। देखो 2 रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है एग्जैक्टली 100 है, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। दूसरा रीजन है विच मोस्ट ऑफ यू डजंट रिमेंबर इज दैट जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज द मोस्ट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, मोस्ट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इसको नोट डाउन कर लो, नोट्स में जहां भी नोट्स बना रहे हो उसके अंदर जरूर लिख लो कि व्हाई कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड, और 2 पॉइंट्स हैं, एक तो ये रीजन है और दूसरा है मोस्ट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए एक्सप्रेस किया जाता है हार्डनेस को इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो नाउ यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस और भी हैं। एक आती है आपकी 1 पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज 1 ppm। 1 ppm जो है आपकी इट इज इक्वल टू 10 raised to the power 6 parts, then 1, then डिग्री फ्रेंच, डिग्री क्लार्क, मिलीग्राम्स पर लीटर, जितनी भी है ये और यूनिट्स है हार्डनेस की। जो मेजर यूनिट है वो कैल्शियम कार्बोनेट रहती है। अब मेन जो आपको याद करनी है इनमें से वो इनकी रिलेशन आप याद कर सकते हो, ये रही इनके बीच में रिलेशन। दिस इज द रिलेशन विच यू कैन लर्न। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है बट यू शुड नो कि व्हाट आर द यूनिट्स एंड कैसे उसको मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ हाउ टू एस्टिमेट परमानेंट हार्डनेस, किस पे रिमूव होती है, क्योंकि वो रिमूव नहीं की जा सकती और परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव and it is because of the presence of chlorides and sulfides. Now comes the EDTA method. Important method है, ध्यान से समझना कि क्या है, पहले प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसके बाद हम उसका फर्दर एलैबोरेशन करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड है और EDTA की फुल फॉर्म है आपकी इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। दिस इज योर EDTA। मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज CH2। ये स्ट्रक्चर जरूर बना देना, अगर मेथड ना भी याद आए, अगर आ जाता है कि भाई EDTA मेथड को पूरा एक्सप्लेन करना है तो एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। CH2 नाइट्रोजन, हियर यू हैव CH2COOH, CH2COOH, here CH2COOH, CH2COOH। स्ट्रक्चर को ढंग से बना लेना, विच आई हैव मेड योर दिस वन। ठीक है, थोड़ा और क्लियरली बना सकती थी वैसे मैं यहाँ पर, बट ठीक है अब यहाँ पे बना दिया तो देख लो इसको। ठीक है, हाँ, तो CH2 दो CH2 के मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन से कनेक्टेड, एंड देन वी हैव CH2COOH एसिटिक एसिड का जो आपका होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड है और जो प्रिंसिपल होता है इसका ये है आपका कि इसमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। 1:1 इंटरैक्शन के बाद मेटल आयंस के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड ये किसके लिए है, इट इज टू डिटरमाइन। इसके अंदर बेसिकली जब कॉम्प्लेक्स बनेगा ना तो उसका कलर हो जाएगा वाइन रेड कलर का। कलर चेंज होता है कब, जब हम इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं EBT इंडिकेटर की। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेन प्रोसीजर पे आते हैं। देखो यहाँ पे स्मॉल में बताया कि क्या है। सबसे पहले हम मेटल में अंदर EBT ऐड करेंगे, उसके बाद EDTA, उसके बाद जो मेटल है वो क्या करेगा, मेटल और EBT एक साथ है, यानी कि जो टाइट्रेशन होगी इसके अंदर वो किसके अगेंस्ट है, पहले EDTA के, यानी EDTA विल कंबाइन विद कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस है। ये बेसिकली बात हो रही है परमानेंट हार्डनेस के आयंस की। ठीक है, क्योंकि टेम्पररी तो आपके बॉइलिंग से रिमूव हो जाते हैं, तो कैसे हमें परमानेंट की बात करनी है और कैसे उनको डिटरमाइन करना है उसकी बात हो रही है। बहुत स्टेबल और कलरलेस मेटल है, मेटल और EDTA का कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट ड्रॉप ऐड करेंगे, EDTA सॉल्यूशन जो है वो डिस्प्लेस कर देगा मेटल और EBT के कॉम्प्लेक्स को, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा है क्लास 10th में। ये देखो, ये EBT की पोजीशन EDTA ने ले ली एंड EBT वाइन रेड कलर से किस में बदल रहा है, ब्लू में। चेंज, वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू कलर। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA, अब 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन, देन यू हैव डिटरमिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस एंड देन परमानेंट हार्डनेस।
नाउ द ब्यूरेट इज फिल्ड विद, सबसे पहले ब्यूरेट को फिल करेंगे ईडीटी सॉल्यूशन के से, उसको वॉश करने के बाद फिर उसमें से हम पिपेट करेंगे 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, जिसको आप SHW भी देखोगे इन योर एक्सपेरिमेंट विच यू हैव ऑलरेडी रिटन। फिर आप उसमें अंदर ऐड करोगे, किसके अंदर, उसको स्प्रेड करना है 50 ml को इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर फिर आप 10 ml बफर सोल्यूशन और 2-3 ड्रॉप्स डालोगे ईबीटी की। फिर क्या करोगे, उसको वापस से टाइट्रेशन की जाएगी एंड वो जो वाइन रेड कलर है वो ब्लू कलर में चेंज होगा। तो जो भी वॉल्यूम आई ईडीटी सोल्यूशन की वो V1 वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद वापस से यही चीज 50 ml अननोन वाटर सैंपल के साथ करोगे, वो जो आएगी उसको आप V2 सैंपल लोगे। ये आपने सबसे पहले किसके साथ की, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ। जब हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ की तो V1 ml जो वॉल्यूम आई उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। क्या किया, सबसे पहले ईडीटी लिया, ईडीटी के अंदर पिपेट किया हमने 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, उसके बाद उसके अंदर वी विल बी पिपेटिंग इट इन कॉनिकल फ्लास्क, देन यू विल ऐड 10 ml ऑफ बफर सोल्यूशन एंड ईबीटी। फिर जो ईबीटी है, ईबीटी की एडिशन की वजह से जो वाइन रेड कलर होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, यू विल डू द सेम थिंग फॉर एन अननोन वाटर सैंपल जिसकी आपको हार्डनेस नहीं पता। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की हार्डनेस यू नो दैट इज 100, बट इसकी आपको नहीं पता, तो इसके लिए हम डिटरमाइन करने वाले हैं और इसकी वॉल्यूम हम V2 ml लेंगे। ठीक है, फिर ये देखो डिटरमाइनेशन, ये मैंने स्टेप आपको अभी बता दिया टोटल हार्डनेस वाला। नाउ डिटरमाइनेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस, डिटर्मिनेशन सॉरी। नाउ 250 ml ऑफ वाटर सैंपल को हमने लिया एक 500 ml के बीकर में, उसको बॉईल करेंगे जब तक कि उसकी वॉल्यूम 50 ml तक नहीं आ जाती। ऐसा हमने क्यों किया, व्हाट इज द रीजन, स्पेसिफिक क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक लाइन, ओके। तो बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से इसको देखना है। जो आगे मेथड एल्कलिनिटी कराऊंगी वो भी सब इंपॉर्टेंट है और ईडीटी भी, दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। यू गेट अ क्वेश्चन एंड सेम के अंदर, तो आपको क्वेश्चन कैसा दिखता है, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन होते हैं ना, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होता है एंड आई एम डैम श्योर कि दोनों में से एक क्वेश्चन ईडीटी, एक में ईडीटी होगा और एक में एल्कलिनिटी पक्का होगा। एंड न्यूमेरिकल भी हो सकता है या पूरा मेथड एक्सप्लेन करना भी हो सकता है। एंड ऑब्वियसली ईडीटी और एल्कलिनिटी तो आपको करनी ही है फॉर योर प्रैक्टिकल्स, ऑल्सो प्रैक्टिकल्स में भी लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो ये देखो जो स्टेप कॉजेज ऑल दी, इससे क्या होगा, हमने बॉइलिंग क्योंकि जिससे बाइकार्बोनेट्स यानी क्या आपके, व्हाट यू मीन बाय बाइकार्बोनेट्स, उससे क्या होती है आपकी जो टेम्पररी हार्डनेस है वो चली जाएगी। ठीक है, वो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो जाएगी। फिर फिल्टर और वॉश कर दो डिस्टिल्ड वाटर से, जितने भी है आपने 250 ml कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठा किया, 50 ml ऑफ उसको फिर से टाइट्रेट किया ईडीटी के साथ जैसे स्टेप 1 में किया है, और फिर हमने उसकी जो वॉल्यूम रिकॉर्ड की दैट इज योर V3 है। ये देखो अब इसके स्टेप्स में दिखाया इसको, ये देखो ध्यान से, V1 ml ऑफ EDTA is equal to 50 ml of standard hard water, that is equal to 50 milligrams of calcium carbonate. Now step 2 we have is 50 ml of unknown hard water sample हमने लिया, उससे हमने V2 ml निकाला, that is V2 by into 50 by V1. यहाँ मिलीग्राम्स के अंदर ले रहे हैं इसलिए हमने उसको 50 लिया है, not 100. देन परमानेंट हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया हमने, 50 मिलीलीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर लिया और उससे V3 ml निकाला, V3 into 50, ये आपका इस तरीके से V3 into 50 अपॉन में V1 आपका स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का था। और ये रहा टोटल कितनी, टेम्पररी कैसे निकलेगी, टेम्पररी निकालने के लिए टोटल माइनस परमानेंट, या फिर परमानेंट निकालनी है तो टोटल माइनस टेम्पररी। ठीक है, ये था आपका EDTA मेथड। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, जिसके अंदर आपको गिवन है किस चीज की, वो गिवन है मैग्नीशियम, जो आपका है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सबकी आपको क्या गिवन है, ये टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को हमें निकालनी है, और ये हमें उनका अमाउंट गिवन है कि कितनी अमाउंट उनकी प्रेजेंट है, कितनी किस मेटल की अमाउंट प्रेजेंट है। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, जिस तरीके से टेबल बनाया गया है, और उस टेबल के अंदर आप सबसे पहले लिखोगे कि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स कौन कौन से हैं। और हाँ, इसमें न्यूमेरिकल में एक चीज और ध्यान रख लेना, जो आपके हार्डनेस प्रोड्यूसिंग है वो मैग्नीशियम और जो आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम ही है, उसके अलावा कोई और मेटल भी दे सकते हैं, तो दैट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, उसको आप लिखोगे नहीं हार्डनेस प्रोड्यूसिंग के लिए, एक एड ऑन दे देंगे जिसके विच विल नॉट बी रिक्वायर्ड बट यू विल बी यूजिंग इट, बाय चांस आप उसको यूज कर दोगे और उसके बाद आपका जो पूरा न्यूमेरिकल है वो गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि सिर्फ बाइकार्बोनेट वाले, क्लोराइड और सल्फेट वाले ही आपको यूज करने हैं, रेस्ट विल नॉट बी यूज्ड। एंड बाइकार्बोनेट किसमें यूज होगा, इन योर टेम्पररी, एंड क्लोराइड और सल्फेट यूज होंगे परमानेंट के अंदर।
ये देखो अब आपने अमाउंट लिख दी, फिर इनका मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए मैंने क्या बताया था, कितना ml वॉल्यूम ली है, कितनी ml वॉल्यूम ली है, इनटू में 100 अपॉन में 146। 100 क्यों लिया इसके अंदर, क्यों, क्योंकि मिलीग्राम पर लीटर के अंदर इसके अंदर ले रखा है हमने। 73 या 95 वाला केस ले लो, 95 इंटू 100 अपॉन में 95 जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखो सबका हमारे पास इक्विवेलेंट आ गया, ये इक्विवेलेंट सबका निकाल लिया आपने। ये जो न्यूमेरिकल है दिस इज अ 5 मार्कर न्यूमेरिकल, ओके। फिर टेम्पररी हार्डनेस के लिए क्या क्या चाहिए आपको, बाइकार्बोनेट्स के चाहिए, तो सिर्फ बाइकार्बोनेट्स के ऐड कर दो, 50 प्लस 100 ऐड किया तो 150 बन गया। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट के लिए क्लोराइड और सल्फेट का ऐड कर दो, तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट 100 प्लस 100 gives 200। टोटल क्या हो जाएगी, परमानेंट प्लस टेम्पररी 200 प्लस 150 that gives you 350। Okay, so now after EDT next we have is alkalinity of water। alkalinity होती क्या है, it is the measure of the capacity to neutralize acids। हमने पढ़ा है ना alkaline, एल्कलाइन होते हैं बेसिस और एसिड्स एसिडिटी दिखाते हैं और बेसिस एल्कलिनिटी दिखाते हैं। तो द कैपेसिटी की एल्कलिनिटी ऑफ वाटर होती है बेसिकली कितना मेजर है, द मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स, ठीक है। और ये किससे इम्पार्ट होती है, बाय बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। इट इज मेजर्ड वॉल्यूमेट्रिकली बाय टाइट्रेशन एंड इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ अगेन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी को डिटरमाइन कैसे करेंगे, देखो दो टाइप की आती है, एक आती है आपकी मिथाइल ऑरेंज वाली और एक आती है फिनोल्फथलीन। तो फिनोल्फथलीन कब है और मिथाइल ऑरेंज कब है उसको अब हम देखते हैं। देखो कलर चेंज जो होता है वो उसका एंड पॉइंट होता है और कलर चेंज से ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, कलर चेंज से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन सी जो एल्कलिनिटी है वो प्रेजेंट है। सबसे पहले जो नोन वाटर सैंपल है उसको लेंगे और उसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड एसिड यूजिंग दी मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन, दोनों को इंडिकेटर से। जो मिथाइल ऑरेंज है उसमें जो पेल येलो कलर है वो रेड कलर में बदल जाएगा एसिडिक मीडियम के लिए, और फिनोल्फथलीन में पिंक टू कलरलेस चेंज हो जाएगा फॉर द बेसिक मीडियम। और ये रिएक्शंस हैं किसकी वजह से होती है, हाइड्रोक्साइड की वजह से। आपको तीनों चीजें, तीनों पॉइंटर्स याद होनी चाहिए। एक होती है आपकी हाइड्रोक्साइड की वजह से, या होती है कार्बोनेट्स की वजह से, थर्ड यू हैव बाइकार्बोनेट की वजह से, ठीक है। और जो आपकी हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट है वो बता, दैट इज गिवन बाय फिनोल्फथलीन, दैट इज गिवन बाय फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज गिव्स इट फॉर बाइकार्बोनेट, ठीक है। नाउ ये होते हैं इनके तीनों रिएक्शंस। एक और चीज ध्यान रख लेना कि ये साथ में भी अकर हो सकते हैं। तो जब ये साथ में अकर होते हैं ना तो आपके हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट साथ अकर हो सकता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी, बट कभी भी आपका बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होके कार्बोनेट बना देते हैं, इसीलिए इन दोनों की साथ में प्रेजेंस रूल आउट हो जाती है। ये 2.5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दो ऐसे आपके एल्कलिनिटीज हैं जो साथ में अगर नहीं कर सकती, दैट इज योर हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट्स। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो साथ में मिलकर कार्बोनेट्स बना लेती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर कर लेना। अब प्रॉपर आंसर जो हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिए हैं उसके अंदर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एल्कलिनिटी है अगर मान लो उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना आ जाता है तो यू कैन जस्ट ऑल्सो मेंशन कि जो आपकी कार्बन, इसकी कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड की होती है, इनकी एल्कलिनिटी को हम बोलते हैं कॉस्टिक एल्कलिनिटी, ठीक है। और बाइकार्बोनेट वाली को बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी ही बोला जाता है, ठीक है। नोट डाउन इट इन योर नोट्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब यहां से आता है आपका न्यूमेरिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल, इस टेबल को रट लो, जैसे करना है जैसे मर्जी करना है करो, बट इस टेबल को ढंग से करना पड़ेगा फॉर योर प्रैक्टिकल एज वेल, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली फॉर योर एंड। क्या है इसके अंदर, देखो इसके अंदर सबसे पहले रिजल्ट ऑफ टाइट्रेशन है और साथ में एल्कलिनिटी क्यों, हाइड्रोक्साइड की वजह से, वेट अ सेकेंड क्या चाहता है ये, हाँ हाइड्रोक्साइड की वजह से, कार्बोनेट की वजह से और ये बाइकार्बोनेट की वजह से। देखो जब P आपका 0 हो जाता है यानी अगर फिनोल्फथलीन की एल्कलिनिटी पूरी पूरी 0 हो रही है, इसका मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ। इज इट विजिबल, अरे तो विजिबल ही नहीं हुआ, एक सेकेंड, पिंक विजिबल होगा।
ये देखो, इसमें अभी ये एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी, लेट मी गेट सम स्पेस, ये देखो इसके अंदर जो पी है ना, अरे यार हाँ, जो पी है ना, पी जो है वो आपका फिनोल्फथालीन के लिए है, और टी इन्होंने रेफर किया हुआ है फॉर मिथाइल ऑरेंज। एम लिखना चाहिए था बट ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के लिए। तो अगर पी जीरो है, अगर फिनोल्फथालीन है ही नहीं, तो सारी आइडेंटिटी किसकी वजह से हो गई, टी की वजह से, मिथाइल ऑरेंज की वजह से, तो वही लिखा हुआ है कि वो इसकी इक्वल हो जाती है। फिर दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि पी की वैल्यू लेस देन हाफ टी है, हाफ ऑफ टी यानी हाफ ऑफ मिथाइल ऑरेंज की जो गिवन है उसके हाफ ले लो। अगर वो ज्यादा आ रही है पी से, तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड नहीं है प्रेजेंट, कार्बोनेट प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू 2p, 2p। और तीसरा है जो आपकी बाय कार्बोनेट है वो होगी T माइनस 2। दूसरा केस हो सकता है कि P की वैल्यू आपके हाफ ऑफ T के इक्वल है, यानी जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, सॉरी जो फिनोल्फथालीन है वो इक्वल है आपके हाफ ऑफ मिथाइल ऑरेंज के। उस केस में भी हाइड्रोक्साइड जीरो रहेगा और बाय कार्बोनेट भी जीरो रहेगा, जो सिर्फ उस टाइप पे होगी वो होगी आपकी कार्बोनेट, दैट इज इक्वल टू 2p। नेक्स्ट केस है अगर फिनोल्फथालीन ज्यादा है तो 2p माइनस टी, 2 इंटू टी माइनस पी, दैट मीन्स 2t माइनस पी। इसमें 2p माइनस टी, इसमें 2t माइनस पी, और इसमें बायकार्बोनेट की जीरो हो जाएगी। फिर अगर p और t इक्वल है, दैट मीन्स फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज के इक्वल है, उस केस में सिर्फ हाइड्रोक्साइड होगी और ये दोनों अकर नहीं करेंगी। तो अब आप देख लो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। सबसे पहले तो आपको सिनारियो समझना पड़ेगा, केस समझना पड़ेगा कि केस कौन सा है, उस केस के हिसाब से आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना होगा, वो वाली वैल्यूज निकालनी होगी। तो इस टेबल को बहुत ढंग से लिख लिख के प्रैक्टिस करके ढंग से याद कर लेना, ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है याद करना। या तो देखो एक प्रॉपर मेथड से याद करना है उससे कर लो, नहीं हो रहा तो सीधा क्रैम इट। कैसे करोगे क्रैम, पहली 3 जीरो है, उसके बाद लास्ट की 3 भी जीरो है, ऐसे 3 कॉलम्स को ना बनाकर और ढंग से ऐसे करके याद करो कि पहली 3 जीरो हो जाएंगी, उसकी लास्ट 3 जीरो हो जाएंगी। इनके केसेस को ढंग से याद कर लेना। इक्वल टू जीरो है, लेस देन हाफ टी है, इक्वल टू हाफ टी है, ग्रेटर देन हाफ टी है, और इक्वल है, दोनों पी और टी इक्वल है। आप टी की जगह ना एम लेके ढंग से कर लेना, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि टी क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको एम ले लेना, ठीक है। फिर हो जाएगी इजिली। अब इस पे ना मैं एक न्यूमेरिकल दिखा देती हूँ आपको फटाफट से। इस पे आप न्यूमेरिकल देख लो फटाफट से। हाँ, ये न्यूमेरिकल के लिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स के लिए इसमें देखो ये एम रेफर्ड है तो इससे इजी रहता है। अब ये देखो यहाँ पर, नाउ यू गिव अ लुक टू दिस, ये हाँ अब ठीक है। ये जो मैंने लगाया ना न्यूमेरिकल, ये आपका एंड सेम का न्यूमेरिकल है और ये पिछले साल के पेपर में आया हुआ है, वही न्यूमेरिकल मैंने लगाया ताकि थोड़ा आपको ये भी रहे कि हाँ भाई न्यूमेरिकल्स वही। एक्चुअल में मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा देती हूँ जिससे कि लेक्चर की लेंथ इतनी भी ना बढ़ जाए, ताकि आप लोग उसको देखो ही ना, पूरा पूरा देखो। एंड एक न्यूमेरिकल मैं बता रही हूँ, एक आपने मेरा वाला कर लिया और उसके अलावा 3 to 4 न्यूमेरिकल्स खुद से कर लो। मे बी यू कैन गो फॉर एन आकाश, आकाश है तो आकाश से कर लो, अदरवाइज हमने भी क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन बैंक के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये मैंने आपका लास्ट ईयर का ही लिया जो लास्ट सेम में आया था, एंड सेम में। देखो क्या है इसके अंदर, हमें 100 ml ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड है, 10 ml ऑफ, मैं जरा इसको जूम इन कर देती हूँ थोड़ा सा जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। ये देखो 100 ml of sample required है for 10 ml of N/50 HCl using methyl orange as indicator, then another 100 ml of sample required for 4 ml of N/50 HCl using phenolphthalein। मिथाइल ऑरेंज का भी बता दिया और फिनोल्फथालीन का भी बता दिया। अब देखो आप कैसे करने वाले हो उसको सॉल्व, आपको निकालनी क्या है, एल्कलिनिटी को एक्सप्रेस करना है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। फिनोल्फथालीन एल्कलिनिटी लिखी 100 ml ऑफ सैंपल जो वाटर का है उसको 10 ml ऑफ N/50 HCl चाहिए। N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। N1 आपको निकालनी है, V1 100 ml गिवन है, N2 1/50 दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू 10 ml गिवन है ना, ये 10 ml HCl है। N1 कैलकुलेट कर लो कितना आ गया, N1 आ गया मेरा 100 मिलीग्राम पर लीटर। फिर फॉर मिथाइल ऑरेंज की निकालने के लिए मैंने N1 फिर से कैलकुलेट किया है, ये देखो N1 V1 इंटू N2 V2 लगा के, इसके अंदर 4 ml गिवन है तो 4 ml के लिए हमने निकाल ली। अब दोनों की निकल गई है, एक की 100 एक की 400। अब देखो यहाँ केस लगाया हमने कि कौन सा केस आ रहा है, P कितना गिवन आ गया, P मेरे पास आ गया 100 और मेरे पास M आ गया 400। तो वो दो केस तो हट ही गए, एक केस तो हट गया, फर्स्ट वाला तो नहीं है, P इक्वल टू 0 नहीं है, P इक्वल टू M भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे केस P इक्वल टू 0 नहीं है, P इक्वल टू M नहीं है। क्या P इक्वल टू हाफ M है, नहीं वो भी नहीं है। लेस देन या ग्रेटर देन क्या है अगर मैं M का हाफ लेती हूँ
दैट मीन्स 400 बाई 2 दैट मीन्स 200, तो इट इज ग्रेटर, ग्रेटर वाला केस है, हाफ एम इज ग्रेटर देन पी, ये देखो। और इसलिए इसकी वजह से कौन सी अल्कलिनिटी अगर होती है, जो ये वाला केस होता है, इसमें जो आपकी हाइड्रोक्साइड वाली होती है वो जीरो हो जाती है, और जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो होते हैं, कार्बोनेट इज 2p और ये होता है M-2p। तो ये देखो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से आ गई, और फिर कार्बोनेट से कितनी है 2p, 2 into 100 200 ppm आ गया, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से M-2p 400 minus 2 into 100 200 ppm। ठीक है, तो समझ में आया केस कैसे लेना है। और ये जो न्यूमेरिकल है देख लो, आप खुद देख लो, यहाँ पे रिटर्न है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो देख लो 10 नंबर का तो क्वेश्चन होता है, 6 नंबर का ये आ गया, एंड बहुत इजी है, सिर्फ वो बॉक्स ढंग से याद होना चाहिए। और एक मैं कहूंगी मिनिमम 5, मतलब मिनिमम अब मैक्सिमम 5 कर लो, 3 से 4 न्यूमेरिकल्स लगा लेना अल्कलिनिटी के, हो जाएगा, डन हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका एक न्यूमेरिकल देख लिया, टेबल हो गया। ये वही कैलकुलेशंस बताई हुई कि कैसे कैलकुलेशन करनी है हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की। हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट एक साथ लिया है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, और हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट को हमने एक साथ नहीं लिया है क्योंकि वो रूल आउट हो जाता है, वो केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ अब आ जाओ हम वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस। अब वाटर का क्या यूज होता है, और अब हम करेंगे बॉयलर प्रॉब्लम्स के बारे में। बॉयलर प्रॉब्लम्स हैं, फिर फर्दर हमारे पास आएंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। आज हम बॉयलर प्रॉब्लम्स तक कंप्लीट करेंगे इसको एक बार। नाउ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में वाटर यूज किया जाता है, चाहे फिर वो किसी भी यूज के लिए हो, और जो वाटर यूज होता है इट शुड बी, देखो जो वाटर अब इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो वाटर जो भी यूज होता है स्टीम की प्रोडक्शन के लिए, और ये जो वाटर होता है इट शुड बी फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, और इस वाटर को ही हम बोलते हैं बॉयलर फीड वाटर। और अगर बॉयलर वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी ऐसा वाटर दैट हैज बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। द मेजर 4 प्रॉब्लम्स इंक्लूड, ये अजीब बेकार लग रहा है मेरे को कलर पिंक, आई नीड टू चेंज इट, पर्पल ठीक है। अरे ये नहीं, हाँ ये चारों, एक होती है स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, बॉयलर कोरोजन, प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग एंड कॉस्टिक एंटरटेनमेंट। 4 ये आपकी बॉयलर फीड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बहुत अच्छे से कर लेना। क्यों? क्योंकि बॉयलर फीड प्रॉब्लम्स के ऊपर नोट्स आ जाते हैं, शॉर्ट नोट लिख दो, 2 बॉयलर फीड प्रॉब्लम दे देंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन एंड बॉयलर कोरोजन, या प्राइमिंग फॉर्मिंग डिफाइन करना भी आ सकता है, 2.5 मार्क्स में आ जाएगा, या फिर आपका 10 मार्कर का जो क्वेश्चन है ना उसमें 4 मार्क्स का दे देंगे कि शॉर्ट नोट लिखो, या 5 मार्क्स का। तो अब ध्यान से ढंग से इसको समझ लेना। ठीक है, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, और जो बॉयलर्स हैं उसके अंदर स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या होता है स्केल और स्लज का फॉर्मेशन क्या होता है कि अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स की वो एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद जो बॉयलर के अंदर की वॉल्स हैं वो उसको खराब करने लगती है। ठीक है, और अगर वो एक स्लिमी सा एक लूज प्रेसिपिटेट बनाती है तो हम उसको स्लज बोलते हैं, और अगर वो हार्ड बन जाता है क्रस्ट की तरह, मतलब जो आपकी रस्ट की कोटिंग होती है ना, जैसे आयरन पे रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, ऐसा होता है तो हम उसको स्केल बोलते हैं। ठीक है, ये तो इसका बेसिक डिफरेंस है, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या है, एक लूजी और स्किमी सा स्ट्रक्चर है दैट इज स्लज, और जो आपका हार्ड स्ट्रक्चर है वो है आपका स्केल। अब ये देखो प्रॉपर डेफिनेशन, soft, loose and slimy precipitate formed within the boiler. It is formed at colder portions and collects where the flow rate is slow. It can be removed very easily by a wire brush. It is formed by the substances जिनकी greater solubility होती है। Example किससे form होता है? Magnesium chloride, calcium chloride, magnesium carbonate, magnesium sulfate. इनकी वजह से sludge form हो जाता है, और sludge आपका loose और slimy precipitate है। ठीक है, उसको हम wire brush से साफ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लज जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, इसकी वजह से जो हीट जनरेशन है वो बहुत करनी पड़ती है, और हीट जो है वो उसकी बहुत वेस्टेज होती है। अगर वो स्केल्स के साथ बन जाए तो स्लज जो है वो फंस जाते हैं स्केल्स के अंदर, और दोनों के दोनों स्केल की तरह डिपॉजिट होने लगता है, मतलब स्केल तो बहुत हार्ड है और स्लज भी उसके अंदर ही फंस जाता है, लूसी जो लेयर बन जाती है उसकी। एक्सेसिव स्लज फॉर्मेशन की वजह से वो जो वर्किंग है बॉयलर की उसको भी खराब करने लगता है। जैसे देखा पानी जो होता है आपका, जैसे पानी की बोतल है, पानी की बोतल के अंदर ना परत लग जाती है कभी कभी, मतलब वैसी जब ओल्ड हो जाती है बोतल, या आप किसी डब्बे में देखोगे उसमें ना ऐसी परत सी लगने लगती है,
या जिसमें पानी बॉईल करते हैं, अगर ऐसा कंटेनर हो घर पे जिसके अंदर रिगुलरली पानी बॉईल किया जाता है, तो वो कंटेनर में भी एक अंदर से वो लगने लगती है, जो ये लूज वाली जो होती है ना स्लज, ये जल्दी लगता है कंपेयर टू स्केल। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि सॉफ्टेंड वाटर यूज किया जाए, और ब्लो डाउन ऑपरेशन यानी कि कंसंट्रेटेड ड्रॉइंग ऑफ अ पोर्शन, यानी कि जो ब्लो डाउन ऑपरेशन होता है यानी इसमें कंसंट्रेटेड वाटर को ऐड करके उसको रिमूव करना। फिर नेक्स्ट है आपके स्केल्स। स्केल्स क्या है? आपके हार्ड डिपॉजिट्स हैं जो कि स्टिक हो जाते हैं बॉयलर के अंदर की सरफेस की तरफ। और कैसे होते हैं? दे आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, हैमर और चिसल से भी ढंग से रिमूव नहीं हो पाते। किससे हो जाते हैं? फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। जो स्केल्स है उसमें बेसिकली आता है कैल्शियम कार्बोनेट सॉफ्ट होता है और मेन कॉज होता है स्केल फॉर्मेशन का। वहीं जो हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं वो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। ये देखो, ये है आपका स्केल, ये दिख रहा है रस्ट की तरह, जैसे रस्ट लग गई हो ऐसे ऐसे हार्ड और हार्ड लेयर बन जाती है। ठीक है। अब इसके बारे में ही और डिटेल में लिखा है, पीपीटी में शेयर कर दूंगी, उसके अंदर आप पढ़ लेना कि क्या बताया हुआ है। बस मेजर तो इसका यही पता होना चाहिए कि भाई ये एक हार्डर सब्सटेंस है और वो लूज सब्सटेंस है। फिर इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी वजह से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे दोनों की प्रिवेंशन है। हाँ, ये देखो डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले वेस्टेज ऑफ फ्यूल, इसकी बहुत लो थर्मल कंडक्टिविटी हो जाती है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो कम हो जाता है और इसलिए फ्यूल की वेस्टेज होती है। दूसरा है आपका बॉयलर की सेफ्टी भी कम हो जाती है क्योंकि ओवर हीटिंग होती है तो आपको एक स्टेडी सप्लाई बनाना पड़ता है स्टीम का। जैसे जो आयरन है उसने जंग खा लिया है, तो एक आयरन जिसने जंग खा लिया है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, इतना ज्यादा वेट क्या पता ना वो संभाल पाए। तो उसी तरीके से एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है बॉयलर की और डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। कैसे रिमूव कर सकते हैं भाई? अगर नॉर्मली रिमूव नहीं होगा, जो स्केल्स हैं वो ब्रिटल हैं, तो उनको थर्मल शॉक से रिमूव किया जाता है। कैसे? बॉयलर को हीट करके और फिर सडनली उसको कोल्ड वाटर के साथ कूल करके, क्योंकि बॉयलर एट द एंड यूज किसके लिए हो रहा है? बॉइलिंग के लिए। अगर स्केल्स लूजली अधेरिंग है तो उनको हम ब्लो डाउन ऑपरेशन से, भाई जो अगर अभी लूजन है, अभी ज्यादा हार्ड नहीं हुए हैं, तब है ये सिनेरियो। स्केल्स अगर हार्ड है तो दे कैन बी रिमूव बाय केमिकल्स ऐड करने से, HCl ऐड करने से, या फिर आप EDTA ऐड करते हो क्योंकि कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बना लेगा। फिर प्रिवेंशन के लिए हमारे पास मेथड्स आते हैं आपके प्रिवेंशन ऑफ स्केल फॉर्मेशन के लिए। दो हैं आपके, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट। दोनों ट्रीटमेंट्स हम पढ़ेंगे बट वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे इन योर पार्ट 2। ठीक है। अब आप जो एक और चीज है वो ये देख लो, स्लजेस और स्केल्स में डिफरेंस यहीं से पढ़ लेना, यहीं से याद कर लेना, लर्न कर लेना, क्रैम कर लेना, जो मन करे वो कर लेना, बट इसको जरूर कर लेना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट स्टार मार्किंग इट, इस वाले टॉपिक को हर जगह स्टार बना दिए मैंने। ठीक है, बस कर लेना। ओके, 2.5 मार्क्स में है, किसमें भी आया, बट आपको पता होना चाहिए। ऊपर का सारा टेक्स्ट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका बेसिक पता है, उसको एलाबोरेट करके खुद से लिख दोगे, इतना आता है हमें। ठीक है। हाँ, तो स्लजेस क्या होते हैं? सॉफ्ट लूज स्लिमी होते हैं, ये हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं, ये नॉन एडेरेंट होते हैं और कैन बी रिमूव इजीली, डिफिकल्ट होते हैं रिमूव करने। किससे हो जाते हैं? क्लोराइड और सल्फाइड्स की वजह से हो जाते हैं, ये सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स की वजह से हो जाते हैं। ये डिक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को, ये भी डिक्रीज करते हैं। इनको हम ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव कर सकते हैं, इनको रिमूव नहीं कर सकते जो हार्डन हो गए हैं। ठीक है, ये फिगर जरूर बना देना, क्वेश्चन आ जाए ना, ये फिगर जरूर बना देना। मैं बता रही हूँ 2.5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर तो पक्का दे देंगे, इतनी गारंटी मेरी ले लो, बिकॉज फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिगर अगर आपको आता है, सीम्स की मतलब आंसर बच्चे को आता होगा। ये स्लज जो है ये अंदर की तरफ दिखाना है और जो स्केल है वो ऐसे लेयर सी बन जाएगी साइड की तरफ, ऐसे लेयरिंग दिखा देना, मोटी लेयर, जिसको तुम फिर पेंसिल से वो कर देना, ऐसे ब्राइट वो हाईलाइट सा शेडिंग सा करते हैं ना वो। ठीक है, हाँ, स्केल और स्लज हो गया। अब आपके नेक्स्ट आती है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है? इसके अंदर जो हमारा बॉयलर है वो ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉस्टिक सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हाईली एल्कलाइन है। हाईली एल्कलाइन वाटर की वजह से हाई प्रेशर पड़ता है बॉयलर पे और उसके अंदर कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट हो जाती है।
जैसे कि लाइम सोडा प्रोसेस में जो स्मॉल पोर्शन होता है सॉफ्टन वाटर का, हाई प्रेशर बॉयलर्स में डिकम्पोजिशन का बताया है। जो कॉस्टिक वाटर है वो हेयर क्रैक्स में घुसता है जो कि बॉयलर के अंदर प्रेजेंट है, और इवेपोरेशन होने पे जो कॉस्टिक सोडा है वो इंक्रीज कर देता है अटैक सराउंडिंग एरिया के ऊपर। किसकी वजह से होती है? कंसंट्रेशन सेल की वजह से काफी इम्ब्रिटलमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये रही कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, जैसे बिल्कुल जंक खा लिया हो इस टाइप में। नेक्स्ट कैसे प्रिवेंट करते हैं? बाय यूजिंग सोडियम फॉस्फेट एज सॉफ्टनिंग रिएजेंट, सोडियम इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम फॉस्फेट को यूज करना एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में। लिग्निन और टैनिन को यूज करना बॉयलर वाटर के साथ, ताकि हेयर क्रैक्स को वो ब्लॉक कर दे, उनके अंदर घुसी ना पाए। वही सोडियम सल्फेट को ऐड करना क्योंकि वो एयर क्रैक्स को ब्लॉक कर देता है। नाउ नेक्स्ट इज बॉयलर कोरोजन। बॉयलर कोरोजन होता है आपका डीके या डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉयलर बॉडी बाय इधर केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। क्या होते हैं अब रीजंस? इसमें डीके हो जाता है बॉयलर बॉडी का खराब होना, किसकी वजह से? या तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से। ये एक बहुत यूजुअल कोरोजन कॉजिंग फैक्टर है जो कि जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ रिएक्ट करती है। बॉयलर की जो आयरन है वाटर के प्रेजेंस में और अंडरगो करती है हाई टेम्परेचर फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है बॉयलर कोरोजन को। ओके, नेक्स्ट आती है अब रिमूवल कैसे होगा इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का? अगर हम उसमें कुछ हाइड्रोजन या सोडियम सल्फाइड ऐड कर दे या सोडियम सल्फाइड, तो इसकी वजह से हमें जो मैकेनिकल डीएरिकेशन होती है। इसमें क्या आता है? द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ स्प्रेइंग वाटर ओवर प्री हीटेड परफोरेटेड प्लेट्स स्टैक्ड इन अ टावर। रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इंश्योर्ड बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर और वैक्यूम। यानी हाई टेम्परेचर और वैक्यूम अगर आप अप्लाई कर रहे हो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के अंदर, जिसकी वजह से हमारा बॉयलर कोरोड हो रहा है, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको इतना डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है, बॉयलर कोरोजन की जस्ट आप ऊपर से डिफाइन कर लेना और इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट हर एक का रीड कर लेना। फिर मिनरल एसिड्स। कोरोजन के डिसएडवांटेजेस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जॉइंट्स और रिवेंट्स में लीकेज हो जाती है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर बढ़ जाता है, शॉर्टनिंग हो जाती है बॉयलर लाइफ की। क्यों? क्योंकि बॉयलर अंदर से खराब होने लगा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज प्राइमिंग एंड फोमिंग। प्राइमिंग में क्या होता है? अब जब स्टीम जो प्रोड्यूस होती है बॉयलर के अंदर रैपिडली, तो कुछ ड्रॉपलेट्स लिक्विड वाटर के चले जाते हैं स्टीम के साथ, और वो क्या बनाते हैं? वेट स्टीम, जिसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स की वजह से प्राइमिंग होती है। हाई स्टीम वेलोसिटी, सडन बॉइलिंग, इम्प्रॉपर बॉयलर डिजाइन या सडन इंक्रीज इन दी स्टीम प्रोडक्शन रेट। स्टीम की प्रोडक्शन रेट के अंदर सडन इंक्रीज होने की वजह से। अब प्राइमिंग को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर द रीजन? जो वेट, बेसिकली बस ये याद रखना कि जो वेट स्टीम की फॉर्मेशन होती है ना, उसको हम प्राइमिंग बोलते हैं। ठीक है, प्राइमिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? कंट्रोलिंग द रैपिड चेंजेस स्टीमिंग वेलोसिटी के अंदर, प्रॉपर डिजाइन करना बॉयलर्स का, जो उसके कॉजेज हैं उसको ही ठीक करके रख दो। सडन बॉइलिंग थी तो ढंग से बॉइलिंग करो, डिजाइन इम्प्रॉपर था तो प्रॉपर डिजाइन करो, लो वाटर लेवल मेंटेन करना, स्लजेस और स्केल्स को टाइम टू टाइम हटाना। ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया है वेट स्टीम का। फिर नेक्स्ट आती है आपकी फोमिंग। फोमिंग मींस फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बट परसिस्टेंट फोम या बबल्स एट द सरफेस वाटर व्हिच डू नॉट ब्रेक इजीली। और फोमिंग इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन ऑयल एंड एल्कलीज इन बॉयलर फीड वाटर। और इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बाय एडिशन ऑफ एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स लाइक कैस्टर ऑयल, रिमूवल ऑफ फॉर्मिंग एजेंट ऑयल फ्रॉम द बॉयलर वाटर। तो जो बेसिकली आपका ऑयल्स हैं या जितने भी एल्कलीज हैं वो कॉज कर देते हैं फोमिंग को। और फोमिंग क्या होती है? बबल्स फॉर्म हो जाना वाटर सरफेस, जो बॉयलर का वाटर सरफेस है उसके ऊपर बबल्स का फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब ये आपकी थी बॉयलर वाटर की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद हमारा है इंटरनल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिसैलिनेशन, वो सारे टॉपिक जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बॉयलर प्रॉब्लम्स हमारी चारों की चारों हो गई, एक बार वापस से जस्ट देख लो। ठीक है, ये कहाँ गए हमारे चारों प्रॉब्लम्स? मैंने यहाँ मार्क किए थे ना। हाँ, ये स्केल स्लज कर लिया हमने, बॉयलर कर लिया, प्राइमिंग फोमिंग कर ली, कॉस्टिक इम्प्रूवमेंट कर ली, चारों के चारों हो गए हैं। और अब इसके आगे इंटरनल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और जितने भी टॉपिक्स बचे हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक यहाँ तक का सब कुछ कंप्लीट कर लेना जब तक पार्ट 2 आता है, एंड सारे क्वेश्चंस लगा लेना मोस्ट रिपीटेड। और जो न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो गए हैं। न्यूमेरिकल टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ढंग से कर लेना जितना मैंने पढ़ाया। बेशक बाद में देख रहे हो तो स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट एक बार तो ढंग से जरूर कर लेना जिससे कि नोट्स भी प्रॉपर बन जाए। ठीक है, और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक बी सेफ, बी साउंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।